भारत के पड़ोसी राज्यों की सीरीज में आज पहला पड़ोसी राज्य हम कवर करेंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे और 21वीं सदी में भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते किस प्रकार के हैं उसको हम कवर करेंगे। अगर हिस्टोरिकली हम कवर करते हैं अफगानिस्तान और भारत को, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भारत मानता है हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही दो नगर हैं, शोटुगाई और मुंडीगक, जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में मिलते हैं। तो भारत की कॉमन हिस्ट्री अफगानिस्तान में भी फैली हुई मिलती है। केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन ही नहीं, वैदिक सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो वैदिक या जो इंडो आर्यन लोग हैं वो माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से भारत में आए। सेंट्रल एशिया से जब भारत की तरफ आते हैं इंडो आर्यन लोग, वो अफगानिस्तान के रास्ते आएंगे, तो वहाँ पे जो अर्ली सेटलमेंट्स हैं इंडो आर्यन लोगों की वो देखने को मिलती है। तो इंडो आर्यन वही लोग हैं जो हिंदुइज्म को मानते हैं। तो अर्ली हिंदू सेंटर्स जो दुनिया के होंगे वो अफगानिस्तान में माने जाते हैं। प्रोफेसर राज कोचर का भी यही मानना है। किस एरियाज में हैं वो ओल्डेस्ट सेंटर्स? गांधार और कंबोज के जो एरियाज हैं, गांधार में ही तक्षशिला का एरिया माना जाता है, वहाँ पर अर्लीस्ट हिंदू सेंटर्स थे। इंडो आर्यन जब सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ आते हैं तो पहले कुरुक्षेत्र वाले एरिया में सेटल होते हैं, उसके बाद गेंजेटिक वैली में सेटल होते हैं, उसके बाद रूरल से अर्बन सेटलमेंट में कन्वर्ट होते हैं। अर्बन सेटलमेंट में कन्वर्ट होने के बाद वो एक बड़ा साम्राज्य का विस्तार होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को अगर देखें तो ये भी तक्षशिला से आगे तक के एरिया को कवर करता है। तो अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी भारत का एक अभिन्न अंग था। केवल चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं, अगर कनिष्क की बात करते हैं या कुषाण वंश की बात करते हैं, वो कुषाण वंश सिल्क रूट को कंट्रोल करता था। सिल्क रोड के दो इंपॉर्टेंट शहर हैं, बामियान और हेरात, वो अफगानिस्तान में होते हैं और उनको भी जो भारत के जो राजा हैं कनिष्क, वो और जो कुषाण राजा थे वो इस एरिया को कंट्रोल करते थे। तो तब भी अफगानिस्तान भारत का ही एक पार्ट था। केवल पॉलिटिकली नहीं, आर्ट कल्चरली भी अफगानिस्तान भारत का पार्ट रहा है। बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध की मूर्ति पूजा जब शुरू हुई तो बुद्ध के जीवन का जो चित्रण शुरू हुआ, उसके 3 डिफरेंट स्कूल्स माने जाते हैं। एक गांधार स्कूल, एक मथुरा स्कूल और एक अमरावती। ये 3 एरियाज थे जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाओं का चित्रण या उनके जीवन का चित्रण किया जाता था। तो जो गांधार जो आर्ट का फॉर्म है वो अफगानिस्तान के एरिया में डेवलप हुआ। तो इस तरीके से ये आर्ट फॉर्म्स भी अफगानिस्तान को भारत से कल्चरली जोड़ती हैं। केवल एंशियंट टाइम में नहीं, मेडिवल टाइम्स में भी अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट रहा है भारत के लिए। जो कांधार, गजनी और काबुल का एरिया रहा है वो स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि एक तरफ से तो हिमालय भारत को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी आक्रमण से, एक तरफ सुलेमान रेंज है जो पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पे सुलेमान पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से कोई अटैक नहीं हो सकता। केवल काबुल, गजनी और गांधार वाला एरिया है जहाँ से नॉर्थ वेस्ट में से अटैक होते थे। इन एरियाज को कंट्रोल करने की कोशिश मेडिवल टाइम्स में भी की गई, एंशियंट टाइम्स में भी की गई और मॉडर्न टाइम्स में भी की गई। मेडिवल टाइम्स में जो टर्किश रूल होते थे, जो बलबन है, खिलजी है, इल्तुतमिश है या फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, सब ने कोशिश की कि इस एरिया को कंट्रोल किया जा सके। कुछ सक्सेसफुल थे, कुछ सक्सेसफुल नहीं थे। अकबर ने भी इन एरियाज को कंट्रोल किया और इंश्योर किया कि भारत के ऊपर बाहरी आक्रमण ना हो सके। उस समय बहुत ज़रूरी था इन एरियाज को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली मेडिवल टाइम्स में, क्योंकि उस समय जो मंगोल थे वो बहुत ही आक्रामक और बहुत ही डेवस्टेशन लाने वाले ट्राइब थी और उनसे इंडिया को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मेडिवल टाइम्स में भारत की मंगोल अटैक से प्रोटेक्शन इन्हीं एरियाज़ को कंट्रोल करके हुई, मतलब अफगानिस्तान के इन एरियाज़ के ऊपर कंट्रोल करके ही भारत की प्रोटेक्शन इंश्योर की जा सकती थी। ये केवल मेडिवल समय की बात नहीं है, मॉडर्न टाइम्स में भी ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर उन्हें भारत पे अपना राज कंटिन्यू करना है, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो अफगानिस्तान में जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है वो बढ़ना चाहिए और उन एरियाज़ को ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करना चाहिए जहां से बाहरी अटैक हो सकते हैं, स्पेशली रशिया की तरफ से। तो ब्रिटिशर्स ने भी अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की। 3 अफगानिस्तान के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। पहली लड़ाई 1839 में लड़ी, दूसरी 1878 में और तीसरी 1919 में। 1878 में कंप्लीटली जीत गया था लड़ाई को। जो अफगानिस्तान है उसने संप्रभुता मान ली थी ब्रिटिश की और ट्रीटी साइन कर ली थी। तो 1878 के बाद से अफगानिस्तान ने ब्रिटिश की संप्रभुता मान ली थी।
1919 में ब्रिटेन एक पहली वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919 के बीच में लड़ चुका होता है, वो वहाँ भी कमज़ोर होता है और 1919 में वो दोबारा से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है जिसमें ब्रिटेन हार जाता है। इस हार के रिजल्ट में अफगानिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त होती है 1919 में। 1919 में स्वतंत्र होने के बाद अफगानिस्तान 1926 में एक मोनार्की बन जाता है और ये मोनार्की 1926 से 1973 तक चलती है। 1973 में राजा का ही एक रिलेटिव राजा को हटा देता है और खुद से रिपब्लिक इस्टेब्लिश करता है अफगानिस्तान में और वो खुद प्रेसिडेंट बन जाता है। अब जो रिपब्लिक इस्टेब्लिश होती है अफगानिस्तान में वो कम्युनिस्ट लाइंस पे होती है। उनमें जो पॉलिटिकल पार्टीज अफगानिस्तान में ज़्यादा एक्टिव थी वो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा एक्टिव थी। ये बात यूएसएसआर को तो पसंद थी पर यूएसए को ये बातें पसंद नहीं थी। तो यूएसए ने कोशिश की कि जो कम्युनिस्ट रेजिम है, जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी पावर, उनके इन्फ्लुएंस को कम किया जाए अफगानिस्तान में। उन्होंने बहुत छुपे हुए तरीकों का इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, असैसिनेशंस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट रेजिम अफगानिस्तान में कमज़ोर हुआ। यूएसएसआर ने इसको देखते हुए डिसाइड किया कि वो अफगानिस्तान को डायरेक्टली कंट्रोल करेगा और इसके लिए वो अफगानिस्तान को इन्वेड कर देता है। अब जब किसी देश के ऊपर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो वहाँ पर रेबल्स भी उत्पन्न होते हैं और वो उसको रेजिस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों का उदय होता है जिसको अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना खूब सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के इस्तेमाल करके। और पाकिस्तान भी फ्रीली बोलता है कि भाई मैं अमेरिका और ब्रिटेन की साइड हूँ और वो खूब उनकी मदद करता है। तो इस तरीके से जो मुजाहिदीन या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अफगानिस्तान में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस वक्त। यूएसए के लिए ये इजी होता है, उसको डायरेक्टली यूएसएसआर सोवियत रशिया के साथ लड़ना नहीं पड़ रहा है, उसे बस आर्म्स सप्लाई करने हैं, पैसा सप्लाई करना है और जो लोकल टेररिस्ट हैं वो यूएसएसआर के साथ लड़ते रहेंगे, यूएसएसआर को कमज़ोर करते रहेंगे। इसके आखिर में क्या होता है कि जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ता रहता है तो उसका खजाना खाली होता रहता है, वो कमज़ोर होता रहता है और वहाँ के जो लोकल जो मुजाहिदीन हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना उनको सपोर्ट कर रहा होता है। 1988 में ओसामा बिन लादेन और जो 15 अलग इस्लामिस्ट ग्रुप हैं वो सब मिलके अलकायदा बनाते हैं। अलकायदा का जो एम था वो था अफगानिस्तान में इस्लामिक रूल को इस्टेब्लिश करना। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ना तो रशिया अफगानिस्तान पे रूल करे और उन्हें ना पसंद था कि अमेरिका अफगानिस्तान पे रूल करे। तो जो प्रॉब्लम अमेरिका ने खड़ी की थी यूएसएसआर के लिए, अब वो प्रॉब्लम यूएसएसआर के लिए भी उतनी सीरियस थी जितनी अमेरिका के लिए थी। अलकायदा आगे जाके अमेरिका का उससे भी ज़्यादा नुकसान करेगा जितना उसने यूएसएसआर का किया। 1988 में अलकायदा की स्थापना होती है। 1989 में अफगानिस्तान से रशिया वापस अपना स्टेप्स वापस लेता है, अफगानिस्तान को गारंटी करता है कि वो अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट रहेगा और जो अपने सैनिक हैं उनको 1989 में रशिया वापस ले जाता है। रशिया का उसके बाद और ज़्यादा पतन हो जाता है और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। 1992 में जो मुजाहिदीन और जो बाकी रेबल्स हैं वो काबुल को कंट्रोल करते हैं, कैपिटल में जाके जो सरकार है उसको हरा देते हैं और जो कम्युनिस्ट रेजिम था उसको हटा देते हैं और मुजाहिदीन कंट्रोल करते हैं अफगानिस्तान को 1992 में। 1995 में एक नई इस्लामिक मिलिशिया का उदय होता है जिसको तालिबान बोला जाता है। तालिबान प्रॉमिस करता है कि वो पीसफुली गवर्नमेंट को चलाएगा और अफगानिस्तान के लोग भी बहुत थक चुके होते हैं इतनी सारी हार्डशिप्स को देखते हुए। तो वो तालिबान किसी तरीके से पावर में आता है और तालिबान प्रॉमिस करता है कि इस्लामिक वैल्यूज़ को वो इस्टेब्लिश करेगा अफगानिस्तान में। तो तालिबान का उदय होता है 1995 में अफगानिस्तान में। 1998 में कुकर्म शुरू होते हैं। पहले वो अमेरिका की एम्बेसी अफ्रीका में है उसको उड़ा देता है। 1999 में जो भारतीय एयरलाइन IC-814 है उसको हाईजैक कर लेता है और 2001 में वो बुद्धिस्ट जो साइट्स हैं बामियान में जो हमने सिल्क रूट के समय देखा था तो उनके बुद्ध के स्टैचूज को उड़ा देता है और 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला करता है जिसके फलस्वरूप अमेरिका वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर करता है और अलकायदा को ख़त्म करने की कसम खा लेता है। 2011 में यूएस फोर्सेस जब 2001 में यूएस फोर्सेस ने वॉर ऑन टेररिज्म डिक्लेयर किया था, 2011 में ओबामा के समय में अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद पाकिस्तान में मारा जाता है
उसके बाद अमेरिका पे बहुत प्रेशर पड़ता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ हो चुके हैं, बहुत सारी आर्म्ड फोर्सेस यूज़ हो चुकी हैं और कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल कुछ निकल के नहीं आ रहा है अफगानिस्तान में से। तो सक्सेसिव जो प्रेसिडेंट्स हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि यूएस को अफगानिस्तान से विड्रॉ किया जाएगा। 2021 में फाइनली यूएस विड्रॉ करता है अफगानिस्तान में से, और उसी साल 2021 में ही तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर राज करना शुरू करता है, तालिबान कंट्रोल करना शुरू कर देता है राजधानी को। तो ये कहानी तो है अफगानिस्तान की हिस्ट्री की। अब इंडिया की इन्वेस्टमेंट इस समय में क्या रही है? जब से अमेरिका ने अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर अलकायदा को ख़त्म करने के लिए, तब से भारत ने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उसको सपोर्ट किया है। 2011 में भारत ने अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। इसके फलस्वरूप भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो $1 बिलियन से ऊपर का है। 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट भारत कर रहा है। भारत ने 220 किलो वोल्ट की डीसी ट्रांसमिशन लाइन भी इस्टेब्लिश की है पुले खुमरी से लेके काबुल तक। 1000 से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, एम्बुलेंसेज एक्सेट्रा भारत ने प्रोवाइड की है। और एक शतूत डैम प्रोजेक्ट है जो काबुल के पास है, वो अभी भी चल रहा है, जिसके सक्सेसफुल होने से ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी काबुल में बढ़ जाएगी। ये वो प्रोजेक्ट है सलमा डैम, जिसे अब भारत और अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी बोला जाता है, जो भारत ने अफगानिस्तान के लिए बनाया है। ये वो रोड है जो भारत ने जरंज देलाराम हाईवे बनाया है, जिससे कि भारत को ईजी एक्सेस मिलता है अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान को बाईपास करके। भारत ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में जा सकता है और ये जरंज देलाराम हाईवे उस कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इस्टेब्लिश करता है। न केवल अफगानिस्तान के साथ पर सेंट्रल एशिया के साथ भी भारत की कनेक्टिविटी को ये अच्छे से इस्टेब्लिश करता है। ये वो पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो भारत ने अफगानिस्तान को एज अ गिफ्ट बनाई है। ये स्टोर पैलेस है जो कल्चरल हेरिटेज है अफगानिस्तान की, और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होती थी उसको भी भारत ने रिस्टोर किया है अफगानिस्तान के लिए। तो भारत के कंसर्न क्या है अफगानिस्तान को लेके? पहली चीज़ तो ये कि टेररिस्ट सेंचुरी बन सकता है अफगानिस्तान, जहाँ पर अलकायदा, आईसिस, मुजाहिदीन टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पनप सकती हैं आगे के लिए। ड्रग प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। जो पॉपी कल्टीवेशन है वो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। तालिबान के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, पर आसपास की कंट्रीज़ और जो इलीगल ड्रग ट्रेड होता है वो पूरी की पूरी दुनिया में एक हैवक क्रिएट कर सकता है। पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा अफगानिस्तान में, क्योंकि आईएसआई और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी तालिबान में बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया का इन्फ्लुएंस कम होगा और पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। इंडिया की इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी का भी कंसर्न है, क्योंकि भारत ने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की हैं अफगानिस्तान के अंदर। सलमा डैम हो गया है, या फिर जरंज देलाराम हाईवे हो गया है, या फिर जो पावर लाइंस कनेक्ट की गई हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भारत ने की हैं और जो अभी कंटिन्यूड भी हैं। तो उनकी सेफ्टी भी एक बड़ा कंसर्न है अगर तालिबान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं तो। डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी तो है ही। तालिबान जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो गिर चुकी है और तालिबान पावर में आया है, तो डेमोक्रेसी का इस पूरे रीजन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लॉस ऑफ सॉफ्ट पावर भी एक इशू है, क्योंकि भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ भारत के ज़्यादा अच्छे रिलेशंस है। पॉपुलर ओपिनियन है उसमें भारत के अच्छे रिलेशंस है, पर तालिबान के साथ भारत के अच्छे रिलेशंस नहीं है। तो भारत की जो मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी है, जो पॉलिसी मेकिंग कैपेबिलिटी है इस रीजन में, वो कम हो जाती है। तो लॉस ऑफ सॉफ्ट पावर भी एक इशू है। इसके अलावा अमेरिका का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, अगर अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया, अपने सैनिकों को वापस ले लिया है, तो यूएस का इंटरेस्ट अफगानिस्तान के रीजन में कम हो जाता है। इसके कम होने के कारण भारत की प्रॉब्लम्स अगर बढ़ती हैं, अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो भारत के लिए कश्मीर के लिए तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। पर हो सकता है कि अमेरिका उसमें आगे इतना इंटरेस्ट ना दिखाए। तो ये भारत के बड़े बड़े कंसर्न्स हैं। लास्ट कंसर्न है कनेक्टिविटी का, जो भारत ने प्लान किया था कि ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया से भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर तालिबान की गवर्नमेंट भारत के साथ अगर अच्छे रिलेशंस नहीं रहते हैं, तो भारत की जो कनेक्टिविटी का इशू है, पाकिस्तान की वजह से जो भारत सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहा है, तो जो ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते जो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने का जो प्लान था, उस पे के ऊपर भी काले बादल हैं, वो उमड़ते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है भारत के लिए? अगर ये सब सिचुएशन है तो भारत को क्या करना चाहिए? तो
एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि भारत को अपना जो डेमोक्रेसी प्रमोशन और नेशन बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान में, उससे एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए कि विश तो करना चाहिए कि डेमोक्रेसी हो, पर सच्चाई का भी सामना करना चाहिए भारत को। तो वर्किंग रिलेशनशिप तालिबान के साथ अगर इस्टेब्लिश करेंगे तो भारत के जो इंटरेस्ट है उनको ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, भारत के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान के मामले में है कि कश्मीर वैली में शांति बनी रहे। कश्मीर वैली में शांति बनी रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पनप सकती हैं वो ना पनपे, और उनको पनपने से रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि भारत का तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन हो। तो भारत को आउटरीच करनी चाहिए, तालिबान के साथ कनेक्शंस बनाने चाहिए ताकि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ अफगानिस्तान में ना हो सके। इसी संदर्भ में भारत ने सिग्नल भी किया है अपनी पोजीशन चेंज करने का, क्योंकि पहले भारत बहुत ही एडमेंट था कि तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, पर भारत ने सिग्नल किया है अपनी पोजीशन चेंज कि इंट्रा अफगान टॉक्स में भारत ने पार्टिसिपेट किया है। जो सेरेमनी हुई थी अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में जो टॉक्स शुरू हुई थी, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये दर्शाता है कि भारत अकोमोडेटिव स्टांस ले रहा है तालिबान की तरफ। भारत का स्टैंड क्या है पूरे अफगानिस्तान के इशू में? पहला स्टैंड तो ये है कि जो प्रोसेस होनी चाहिए, जो आउटकम होगा, वो अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट द नेशनल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया और अमेरिका अफगानिस्तान के टुकड़े टुकड़े करके कुछ कुछ एरियाज अपने पास रख ले। तो नेशनल सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करना अफगानिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, विमेन एंड वल्नरेबल सेक्शन, क्योंकि तालिबान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है माइनॉरिटी, विमेन और वल्नरेबल सेक्शंस के साथ, वो अच्छा नहीं है। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी भारत का एक स्टैंड है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, जैसे कि इंडियन एम्बेसी है, इंडियन कंपनीज है जो वहाँ पे काम कर रही हैं, या फिर जो भारत के प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी भारत के लिए एक बड़ा इमीडिएट इम्पोर्टेंस के काम है। इसके अलावा भारत सपोर्ट करता है इंडिपेंडेंट और सोवरेन अफगानिस्तान को। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान किसी के अंडर रहे या अफगानिस्तान किसी के अधीन रहे। रिसेंटली चाइना ने भी सिग्नल किया है कि भारत को एक्टिवली इन्वॉल्व किया जा रहा है अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस में। तो मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकता है कि इंडिया का एक बड़ा रोल हो सकता है अफगानिस्तान की जो पीस प्रोसेस जो चल रही है उसमें। तो ये जो हमारी आज की वीडियो है, ये हमारे फर्स्ट नेबर को, अफगानिस्तान को कंप्लीटली कवर करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस बाकी के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको कवर करेगी।